बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट के पीछे बड़ा सवाल है, हाथ किसका है? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र पर कट्टरपंथी भारी पड़े हैं? क्या कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है। पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है। यहाँ रविवार शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक हिंसा में कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े ऐलान उनकी तरफ से। लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए, पूरा का पूरा बांग्लादेश, ढाका खास तौर पर आपको किस तरीके से लोगों की मौजूदगी के बीच नजर आएगा। बड़ी संख्या में लोग हाथों में अपनी अपील लेकर, प्लकार्ड्स लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और का यह विरोध है उसी आरक्षण को लेकर, जिसके बाद यह सूरत हाल बांग्लादेश का पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आया है। शेख हसीना बाहर आ चुकी हैं, भारत वो पहुंच चुकी हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को आज देश छोड़ना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। बिगड़ते हालात को देखते हुए शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। खबरों की माने तो वह हेलीकॉप्टर से सीधे भारत के लिए रवाना हुई है। शेख हसीना को अब सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। ये बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इसने अभी हाल में इंडिया को एक पोर्ट दिया था, जिस पोर्ट से हमें एक्सेस मिल रहा था। एक एक्सेस मिल रहा था हमें उस एरिया का, वो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, और ये चाइना को पसंद नहीं था। ये गवर्नमेंट गिराने की बहुत टाइम से कोशिश की जा रही थी, पहले मालदीव्स, उसके बाद नेपाल और अब ये। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक वाकया हुआ बहुत बड़ा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? साहब देखो, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। अगर हम देखेंगे तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रही है, और वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि यहाँ कभी आप सोचकर देखिए ना, मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था कि ब्रिटेन से शुरू हो जाए, ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों के अंदर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, सब जगह। यूक्रेन तो जल ही रहा है। उसके बाद आप आ जाइए मिडिल ईस्ट, यहाँ सब कुछ जल रहा है। ईरान तक का पूरा पोर्शन, जिसे कहते हैं ना बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, कभी भी छोटी सी चिंगारी लगनी है और तूफानी आग हो जानी है। अब अगर इंडिया पड़ोस में देख ले भाई, आपका देश पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है, मान के बैठा हुआ कि बहुत शांति है, सब चीजें परफेक्ट है। बस थोड़ा सा हम बलूचिस्तान और केपीके को छोड़ दें, वहीं पे थोड़ी सी पटाखे फट रही हैं, बाकी तो सब कुछ शांति है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा दी थी वो पाकिस्तान के अंदर है। बाकी इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रखी है सिचुएशन को मेंटेन करने की। सबसे बड़ी बात इस टाइम पर आप देखेंगे, म्यांमार जल रहा है, सिविल वॉर वहां पर चल रही है। श्रीलंका अभी थोड़े टाइम पहले जल के हटा है, उसकी हालत खराब है। अब बांग्लादेश को जला रहे हैं। यहां ये जियोपॉलिटिकल है। अमेरिका अपने फुटप्रिंट्स यहां पर बढ़ाकर, ये समझिएगा, बांग्लादेश के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया का लगाया हुआ है, और अभी थोड़े दिन पहले भी वहां पर यही सिचुएशन क्रिएट हुई थी और रशिया से मदद मांगी थी, रशिया ने दी भी थी। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि रशिया, और जब म्यांमार के अंदर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी इंडिया से, तो रशिया ने अपनी सबमरीन भेजी थी बांग्लादेश, जस्ट ऑन द नेम ऑफ के, मतलब हम लोग यहाँ पर वॉर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो अल्टीमेटली एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का एक हिस्सा है, जिसके अंदर सुपर पावर्स और रीजनल पावर्स अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अलग अलग इलाकों में लड़ रही हैं। अगर हम देखेंगे तो यमन तक पूरे का पूरा जो रीजन है वो अमेरिका और रशिया की लड़ाई का है। यमन तक अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं, लेकिन यमन से ईस्ट में यानी इंडिया, पाकिस्तान वगैरह जितने भी हैं, और फिलीपींस तक अगर हम देखेंगे तो इंडिया, चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं, जो सुपर पावर्स हैं। यानी यमन से वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा वेस्ट में अमेरिका रशिया से लड़ रहा है, और ईस्ट में अमेरिका चाइना से लड़ रहा है। और असलियत में ये जो गेम्स हैं इसमें यही सबसे मेन है। लेकिन उस साइड जितना भी है, यानी यमन से वेस्ट में जितना भी है, वहां पर अमेरिका और रशिया के बीच में कोई तीसरी नई उभरती हुई पावर नहीं है। वहां सिर्फ दो ही है, चाइना, रशिया और अमेरिका। यानी एक पावर या तो रशिया के साथ है या फिर वो अमेरिका के साथ है, वो न्यूट्रल नहीं रह पा रही।
और ना ही अमेरिका को किसी तरीके का वहां पर कोई चैलेंज है। लेकिन अगर आप इधर देखते हैं तो यहां पर अमेरिका और चाइना लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट साहब ये है कि अमेरिका और चाइना के बीच में इंडिया खड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए यहां पर डबल लड़ाई है। एक तरफ उसे चाइना को खत्म करना है ताकि वो बड़ी सुपर पावर ना बन जाए अमेरिका से, लेकिन उसे इंडिया को भी कमजोर बनाए रखना है। इंडिया को रखना है ताकि कैसे भी सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रख सके, इंडिया को ताकतवर ना होने दे। यही लड़ाई वहां चल रही है बांग्लादेश में, क्योंकि पूरे खित्ते में अगर आप उठाकर देखेंगे, पूरे रीजन में अगर आप उठाकर देखेंगे, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान तो हमारा वेल नॉन फ्रेंड है और रोहित भैया बहुत अच्छे से बताएंगे कि कितना अच्छा दोस्त है, बाकी तो क्या बताएं। लेकिन पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो श्रीलंका जो है वो इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, इंडिया के लिए इनमें से कोई भी कंट्री थ्रेट क्रिएट नहीं कर सकता, बांग्लादेश कर सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी होगी आप और हम सोच भी नहीं सकते। कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया आज भी झेल रहा है, और वो जो रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया आज के दिन झेल रहा है, वो रिफ्यूजी क्राइसिस कितना बढ़ेगा अगर बांग्लादेश डिस्टर्ब होता है तो। और इसी सिनारियो को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने के मूड में यहां पूरे का पूरा एक चक्रव्यूह बनाया गया है, और उस चक्रव्यूह के अंदर इंडिया को फंसाया गया है। बांग्लादेश इंडिया मतलब बांग्लादेश में अमेरिका की प्रेजेंस हो, अमेरिका चाहता है मेरी प्रेजेंस हो, चाइना चाहता है मेरी प्रेजेंस हो, इंडिया चाहता है मेरी प्रेजेंस हो। अब ये तीन पावर्स बांग्लादेश में लड़ रही हैं। उसमें अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जो था वो इंडिया का। पिछले 15 साल से इंडिया बड़े कंफर्टेबल जोन में था। शेख हसीना सरकार बिल्कुल ऐसी थी कि मोदी जी और पहले तो शेख हसीना और मनमोहन सिंह बहन भाई टाइप में थे। अब ये मुझे कोई मेरे पेज पे ट्वीट कर रहा था कि जो संघी है यानी भक्त हैं, उनकी बुआ भाग के भारत आ गई। यानी शेख हसीना मोदी की बहन है और मोदी के सपोर्टर्स की बुआ है, वो भाग के भारत आ गई। मैंने कहा भाई हमारी तो बुआ आ गई, वो हमारी तो बुआ सुरक्षित है। यूं देख लो अब जिनकी बुआ वहां बच गई उनका क्या हाल होगा। क्योंकि अब जो वहां सिचुएशन, अगर आर्मी 15 दिन के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, कोई इंटरिम स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, और सिचुएशन हैंडल नहीं होती है, और अगर शेख हसीना के जो सपोर्टर्स हैं वो हथियार नहीं उठाते हैं, फिर तो ठीक। अगर शेख हसीना के सरकार के जो सपोर्टर्स हैं वो हथियार उठा लेते हैं, वो भी सड़कों पे आ जाते हैं, तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होगी। तो देखिए क्या होगा। और ये सिविल वॉर सिर्फ एक कंट्री को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और वो है इंडिया। और सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है अमेरिका को, क्योंकि इस टर्मोइल वाली सिचुएशन में मणिपुर को जलाना, म्यांमार को जलाना, बांग्लादेश को जलाना और वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाना, ये अमेरिका का प्लान है। इसमें चाइना इन्वॉल्व है, और सबसे पहले आपकी एक प्यारी एजेंसी है, वो तो है ही है। उस एजेंसी के तो 50% कारनामे, और सारी एजेंसी खेल रही है वहां पे। इंडिया आउट कैंपेन से लेकर सारे के सारे अभी सारे मिलेंगे, और हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा है। उसी में एक मैस क्रिएट हो गया है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मजबूत सरकार होगी शेख हसीना की, तो वो किसी को आने नहीं देगी। लेकिन अगर शेख हसीना नहीं है और कमजोर टूटी फूटी हल्की फुल्की सरकार है, तो हर कोई अपने अपने गुर्गे प्यादे वहां बिठाएगा और अपनी राजनीति करेगा। वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगी। जी मुजफ्फर भाई। बिल्कुल। अच्छा रोहित सर, आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हरिवंश सर ने ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर ये बता रहा है कि जी हसीना वाजिद को मोदी जी की मोहब्बत ले डूबी, उनकी मोहब्बत की वजह से उनकी सरकार वहां पर खत्म है। ये जो एक करीबी थी दोनों मुल्कों की, दोनों देश एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, और वो गुर्बत उस ममालिक को, चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका, इनको पसंद नहीं आ रही थी। इसी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। जी हरिवंश सर, पहले आप बताएं। मैं एक सवाल साथ में जोड़ना चाहूंगा कि मोदी का प्रेम या मोदी की मोहब्बत शेख हसीना को ले डूबी, और इमरान खान भी किसी से मोहब्बत करता था, वो उसको कौन लेके डूबा, ये दोनों का जवाब साथ में देना। खबर ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर यह न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं, और उनको उनकी मिलिट्री की तरफ से 45 मिनट्स की डेडलाइन दी थी कि आप स्टेप डाउन कर जाएं। तो क्या बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे है, मिलिट्री कू होने जा रहा है? इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं, जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। नजर ऐसे ही आ रहा है कि 100% आर्मी कू है